नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास होने वाली है, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए विशेष है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो राजस्थान के इतिहास के जो 4-5 टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के प्रश्नों के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। कुछ व्याख्या भी मैं आपके समकक्ष करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद राजस्थान के इतिहास को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसी क्लास की तर्ज पर एक क्लास हिंदी की रहेगी, एक क्लास आर्ट एंड कल्चर की रहेगी और एक क्लास आपके राजस्थान की ज्योग्राफी की रहेगी। एग्रीकल्चर की हमारी कोई क्लास नहीं रहेगी, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन है उस जीके में हिंदी में हमारी कंप्लीट क्लासें आपको मैराथन क्लासें मिल जाएगी। आज मैं आपके समकक्ष राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। हम चलते हैं बिना रुकावट, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बिना समय गवाए हम चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को आप बताइए इसका आंसर क्या होगा और अपना आंकलन कीजिए कि हम अभी तक कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को बताइए भाई, राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कि राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? क्या आहड़ सभ्यता है, कालीबंगा है, बेराट है या पीलीबंगा है? आंसर दीजिए आप सब लोग। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या पूछ रहा है, किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। तो सबसे पहला तो प्रश्न आपके यही आ गया कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। एक बात तो यह हो गई। इस कालीबंगा सभ्यता के यदि उपनाम की बात करते हैं तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता का उपनाम है निर्धन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? निर्धन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? निर्धन सभ्यता, या फिर दीनहीन सभ्यता, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? दीनहीन सभ्यता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इन्हें? दीनहीन सभ्यता। निर्धन सभ्यता या दीनहीन सभ्यता इसे हम बोल सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर, कालीबंगा सभ्यता को निर्धन सभ्यता तथा दीनहीन सभ्यता बोलने का कारण क्या है? तो ध्यान रखना, इस कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस कारण इस सभ्यता को निर्धन सभ्यता और दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी वह कब की गई थी? 1952 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ये लो भाई, अमलानंद घोष के द्वारा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ में ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ध्यान रखना, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, तो इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ध्यान रखना बेटा, अगर कालीबंगा के उत्खनन कार्य के बारे में पूछे, किसका उत्खनन कार्य किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, इसका जो उत्खनन कार्य किया था वो किसने किया था? बीबी लाल। किसने किया था? बीबी लाल। बी के थापर। बी के थापर तथा एमडी खर्रे। एमडी खर्रे। एमडी खर्रे। डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव। इसके अलावा जोशी महोदय। जोशी महोदय, इन्होंने क्या किया था? इनका उत्खनन कार्य किया था। तो ध्यान रखना, बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खर्रे तथा या श्रीवास्तव,
इन और जोशी महोदय ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ इस कालीबंगा सभ्यता में ध्यान रखना पालतू पशु के रूप में, किसके रूप में, पालतू पशु के रूप में कुत्ते को, कुत्ता पालतू पशु बताया गया था। इनका जो पालतू पशु था वो क्या था, कुत्ता था। पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता था। और यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। 7 अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। ध्यान रखना इस कालीबंगा सभ्यता में कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ध्यान रखना आपसे कोई पूछे कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तथा और अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना जो पत्थर के, जो मापने के लिए जो बाट होते थे, तो पत्थर के बाट भी मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं बेटा, पत्थर के बाट मिले हैं, पत्थर के बाट भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी में 7 छेद मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी थी। यहाँ पर कौन सी चिकित्सा थी, शल्य चिकित्सा। ऐसे और भी हो सकते हैं कि यहाँ बेल की खंडित प्रतिमा भी मिली है। यहाँ पर क्या मिली है, बेल की खंडित प्रतिमा। अगर आपसे कोई पूछे बेल की खंडित प्रतिमा मिली है। तथा ध्यान रखना बगुले के पंख फैलाए हुए प्रतिमा, बगुले के पंख फैलाए हुए प्रतिमा भी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। बगुले के पंख फैलाए प्रतिमा कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी भी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दे सकते हो। तांबे की कुल्हाड़ी भी कहाँ से मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। 7 अग्नि, ऊंट की अस्थियां कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। युगल समाधान कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी की गेंद भी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। तो ध्यान रखना मिट्टी की गेंद ये कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। तोलने के लिए पत्थर का बाट में मिला है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था, तोलने के लिए पत्थर का बाट, तोलने के लिए पत्थर का बाट भी मिला है, तोलने के लिए पत्थर का बाट भी मिला है। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ बगुले के पंख फैलाए, बगुले के पंख फैलाए, बगुले के पंख फैलाए प्रतिमा, बगुले के पंख फैलाए प्रतिमा भी हमें कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। ध्यान रखना कालीबंगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 और 86 में। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1985-86 में। आपसे कोई पूछे कि कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना, कालीबंगा, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना अगर ये पूछ ले तो आप ध्यान रखना 1985 और 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैंने कालीबंगा का संपूर्ण तरीके से आपको बता दिया है कि प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, कालीबंगा को जाना जाता है। कालीबंगा एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसका उपनाम निर्धन सभ्यता या दिनहीन सभ्यता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, हनुमानगढ़ में गगर नदी के किनारे की थी। यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ तोड़ने के लिए पत्थर के बाट मिले हैं, यहाँ बैल की खंडित प्रतिमा मिली है, यहाँ पालतू पशु के रूप में कुत्ता को जाना जाता है, यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल ने, बी के थापड़ ने, एमडी खर्रे ने, श्रीवास्तव ने और जोशी ने इनका उत्खनन कार्य किया था। इसी के साथ मैंने आपको कुछ एक चीज और बताई कि तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की गेंद, तोड़ने का पत्थर का बाट, बगुले के पंख फैलाए प्रतिमा, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में हुई। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखोगे, मैं संपूर्ण तरीके से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में नहीं उठेगा। मैं गारंटी तो किसी चीज की नहीं हो सकता, लेकिन इसी प्रश्नों के इर्द गिर्द आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, अगले वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा एक पुरातत्वविद है जो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। जल्दी बताइए बेटा। हाँ, ध्यान रखिए बेटा, रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास ने इस आहड़ सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। आहड़ सभ्यता की खोज की बात आती है तो रतन चंद्र अग्रवाल तथा अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। और
ये आहार सभ्यता है, इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। तो ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहार को जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? रतनचंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास ने। कैलासन दीक्षित, इसका कोई लेना देना किसी भी आर्य सभ्यता में किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं SD सांकलिया तथा वी एन मिश्र ये दोनों क्या थे? उत्खनन करता थे। ये दोनों क्या थे बेटा? उत्खनन करता। तो आपसे कोई पूछे कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता कौन थे? VN मिश्र और HD सांकलिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात तो ये आती है कि इस आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। आर्य सभ्यता का जो विकास हुआ था, आर्य सभ्यता का जो विकास हुआ था, वह विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो ध्यान रखना, बनास नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी बोल दो या आयड नदी बोल दो। क्या बोल दो? आयड नदी बोल दो। एक बात ध्यान रखना, इस आहार सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं। आहार सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो आहार सभ्यता है उसे बनास संस्कृति कहा जाता है। तो ये बनास संस्कृति जो कहा था वो किसने कहा था? तो ध्यान रखना, HD सांकलिया ने। HD सांकलिया ने। HD सांकलिया ने इस बनास आहार सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति की संज्ञा दी थी। अब बात आती है कि जो आहार सभ्यता की मैंने खोज बता दी, रतनचंद अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास ने, SD सांकलिया और VN मिश्र ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। इसमें राजस्थान के एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था रतनलाल। ध्यान रखना, रतनलाल का नाम और याद रखना। इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। ये आयड नदी तथा बनास नदी के किनारे है। इसे बनास संस्कृति के नाम जाना जाता है। आहार जो सभ्यता है, इसके आहार सभ्यता को बनास संस्कृति कहने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। इसके अलावा मैं आपसे कहूं जो आहार सभ्यता के अंदर जो मकान बने हुए हैं, आहार सभ्यता में जो मकान है, आहार सभ्यता में जो मकान बने हुए हैं उन मकानों की आकृति कैसी है? तो ये अगर प्रश्न आ जाता है तो ध्यान रखना, आहार सभ्यता में जो मकान बने हुए हैं उनकी आकृति कैसी है? आयताकार। कैसी है बेटा? आयताकार। इसके अलावा इस आहार सभ्यता के अंदर मिट्टी का बेल मिला है जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना, मिट्टी का बेल कहाँ से मिला है? आहार सभ्यता से मिला है, जिसे हम बनासियन बुल की संज्ञा दी है। अर्थात बनासियल बुल किसे कहा जाता है? मिट्टी के बेल को कहा जाता है। इसके अलावा इस आर्य सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ आर्य सभ्यता के अंदर जो शव होता है ना, शव, उस शव को ध्यान रखना शव को कपड़ों तथा आभूषणों के सहित जलाता है। कपड़ों तथा आभूषणों के साथ क्या किया जाता है बेटा? दफनाया जाता है। तो आभूषणों के साथ दफनाया जाता है। कौन सी सभ्यता के अंदर? आहार सभ्यता के अंदर जो शव होता है उसे कपड़ों के और आभूषणों के साथ ही क्या किया जाता है बेटा? दफनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ छपाई के ठप्पे मिले हैं। तो ध्यान रखना, आहार सभ्यता में छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। छपाई के ठप्पे, तो छपाई के ठप्पे बताइए आपको, तो छपाई के ठप्पे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहार सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तथा आटा पीसने की चक्की भी कहाँ से प्राप्त हुई है? आटा पीसने की चक्की आटा पीसने की जो चक्की प्राप्त हुई है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, आटा पीसने की चक्की भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? आहार सभ्यता से प्राप्त हुई है। तथा इसी आहार सभ्यता से एक चीज और ध्यान रखना, नारी की खंडित प्रतिभा भी मिली है। नारी की खंडित प्रतिमा जो मिली है वो कहाँ से मिली है? आहार सभ्यता से। और भी इससे प्रश्न बनने वाले हैं, मैं सारी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, और भी बताऊंगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि निम्नलिखित में से कौन से एक पुरातत्वविद आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना, रतनचंद अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, ये दोनों तो क्या है? खोजकर्ता। HD सांकलिया और VN मिश्र क्या है? उत्खनन करता। अतः कैलासन दीक्षित का इसमें कोई संपर्क नहीं है। बात आती है आहार जो सभ्यता है आयर तथा बनास नदी के किनारे है। आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। आहार सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं। आहार सभ्यता को बनास संस्कृति कहने का श्रेय किसे जाता है? HD सांकलिया को जाता है। आहार सभ्यता के जो मकान होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? आयताकार होती है। आहार सभ्यता में जो मिट्टी का बेल मिला है, आहार सभ्यता में आटा पीसने की चक्की मिली है, तथा इसी सभ्यता के अंदर जो शव होता है उसको कपड़ों और आभूषणों के सहित क्या होता है? दफनाया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इन प्रश्नों के इर्द गिर्द जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको लिख रहा हूँ, कुछ प्रश्न आपके सामने भी हैं, इनके प्रश्नों के इर्द गिर्द आने वाले हैं, तो सभी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी से छूट जाए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं हवन गुण प्राप्त हुई हैं क्या? मैंने कहा था अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जो भी कितनी मिली है बेटा? 7। कितनी मिली है? 7। तो अग्नि वेदिकाएं कितनी मिली है? 7 मिली है। जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, और कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपसे कोई पूछे कपास की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। मर्ण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि कालीबंगा सभ्यता से मर्ण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। 3 चीज और आपके सामने आ चुकी है। तो विद्यार्थियों तीनों चीज सही है। क्या गोदीवाड़ा के अवशेष क्या कालीबंगा से मिले हैं क्या? बिल्कुल ये गलत है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने भी डी नंबर का किया है उसका सही है, अन्यथा आपका गलत है। आगे हम बात करते हैं गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते हैं? कि गंदे पानी निकास के लिए चक्रकूप पद्धति, तो आपको पता होना चाहिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग केवल एक ही सभ्यता में किया गया था कि जो मटकी होती है उसको घर के बरामदे के बाद ऐसे जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसमें जो पानी जाता है उसमें रिस के जो गंदा पानी होता है वो मकान से बाहर निकल जाता है। इस पद्धति को हम कहते हैं चक्रकूप पद्धति। और ये चक्रकूप पद्धति किस सभ्यता में अपनाई गई थी? आहड़ सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में अपनाई गई थी। सी नंबर का ऑप्शन सही है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्यों को अपनाते हैं। तो ध्यान रखना, जो आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वह कृषि कार्य को जो करते हैं ना, कालीबंगा की सभ्यता के लोग जो कृषि कार्य करते थे वो कौन सी पद्धति के तहत करते थे? ग्रिड पैटर्न प्रणाली के तहत। कौन सी प्रणाली के तहत? ग्रिड पैटर्न प्रणाली के तहत करते थे। अतः यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण साथ में रखते हैं। यह बिल्कुल बात सही है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। ध्यान रखना बेटा, कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। तो ध्यान रखना, आपको जोर देना है, कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। कौन सी सभ्यता थी बेटा? नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो आप ध्यान रखना, नगरीय सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से अपना परिचित थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी और उस बालक की खोपड़ी में कितने छेद थे? 6 छेद थे। तो ध्यान रखना, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। इसके आगे हम देखते हैं आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। मैंने कहा ना, आपके एग्जाम में जो 2 सभ्यताएं हैं आहड़ और कालीबंगा, उनसे मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है विद्यार्थियों। आप सबके सामने सारे प्रश्न में आपको हूबहू देखने लगा आपको मिलेंगे। देखना आप लोग, यहाँ के अनाज भरने के मृदभांड गोरे व कोठे मिले हैं। तो ध्यान रखना, जो आहड़ सभ्यता होती है उसमें अनाज रखने के जो मृदभांड होते हैं वो मिले हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोरे और कोठे कहते हैं। तो यही प्रश्न आ जाता है कि आहड़ सभ्यता के अंदर जो अनाज रखने के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, गोरे और कोठे के नाम से जानते हैं। आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते हैं। बिल्कुल सही है, उल्टी तपाई शैली को अपनाते हैं। कौन? आहड़वासी। आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर में है। ध्यान रखना इस विद्यार्थियों को, ये जो आहड़ है ना, इस आहड़ को गुहिल वंशी राजाओं ने अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। तो ध्यान रखना, गुहिल वंशीय राजाओं ने गुहिल वंशीय राजाओं ने आहड़ को अपनी क्या बनाई थी? गुहिल वंशीय राजाओं ने आहड़ को क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। राजाओं ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आपसे कोई पूछे कि गुहिल वंशीय राजाओं ने जब आहड़ को राजधानी बनाई थी तो गुहिल वंशीय कौन सा राजा है जिसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ध्यान रखना, पहले तो नागदा थी और नागदा से गुहिल वंश की जो राजधानी बनाने वाले थे, नागदा से आहड़ बनी थी। और आहड़ को जो बनाने वाले गुहिल शासक थे वो कौन थे? अल्हट थे। कौन थे बेटा? अल्हट थे। अल्हट के बाद में कौन आते हैं बेटा? जेत सिंह आते हैं, जिन्होंने घुल वंश की राजधानी किसको बनाई जाती है? चित्तौड़ को बनाई जाती है। तो वो बातें तो इतिहास में राजवंशों की हो गई, लेकिन ये से संबंधित है तो मैंने आपको बता दिया। इस सभ्यता स्थल बोले तो आहड़ सभ्यता स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त
प्राप्त हुई है। बिल्कुल ये बात सही है, यूनानी देवता अपोलो की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है, ये बात भी सही है। इस सभ्यता में गांधार शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ये गलत बात है। इस शैली में गांधार सभ्यता का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अतः डी नंबर का ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 6 प्रश्न आपके हो गए हैं, 6 के साथ मैंने कम से कम 40-50 प्रश्न बता दिया आपको। नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग, फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें, ढलान नुमा छतों के लिए छत है यहाँ पर, ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ आप एक चीज ध्यान रखो, अलंकृत ईंटें, जिसे हम अभी पहला प्रश्न था प्रसाधन सौंदर्य जो सभ्यता कहते हैं, अलंकृत ईंटें हैं, तो कौन सी सभ्यता हो गई बेटा? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। इसके आगे अगले वाला प्रश्न, अरवली का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? पहले तो ये बताओ, अरवली का जो युद्ध हुआ था वो किन किन शासकों के मध्य हुआ था और कब हुआ था? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बताइए। क्या कुंभा और अक्का व महपा पंवार के मध्य हुआ था? जोधा व मेवाड़ के कुंवर चूड़ा के मध्य हुआ था? कुंभा तथा राव जोधा के मध्य हुआ था? उमर खां तथा कुंभा के मध्य हुआ था? जल्दी से विद्यार्थियों आप इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। बताइए जल्दी से। नहीं पता? नहीं पता, अच्छी बात है। अगर किसी को पता है तो ध्यान रखना, जो अरवली का युद्ध हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए भाई, कुंभा और जोधा के मध्य हुआ था। जो अरवली का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? कुंभा व जोधा के मध्य हुआ था। और कब हुआ था ये भी आपको पता है, 1438 ईस्वी के अंदर। कब? 1438 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1438 ईस्वी के अंदर इस कुंभा और जोधा के मध्य हुआ था। इस बात का आपको पता नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब भारमली कुंभा को मारना चाह रही थी, रणमल कुंभा को मारना चाह रहे थे, उसी समय रणमल ने अपनी प्रिय प्रेमिका भारमली को बुलाया और भारमली को कुछ लालच स्वरूप कुंभा को मरवाने का एक षड्यंत्र दवा कि खाने के साथ आप भारमली को क्या कर दो? जहर दे दो। अब भारमली हंसा भाई जो कुंभा की दादी माँ थी उसे जाकर बताती है कि भाई जो रणमल है वह कुंभा को मारना चाहता है। तो हंसाबाई कुंभा को इस बात का अंदेशा देती है कि आपको रणमल मारना चाहता है। तो कुंभा ने भारमली से कहा कि हे भारमली, आप मेरी माँ की उम्र की हो, आप मेरे लिए माँ समान हो, अब आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो भारमली ने दो ही शब्दों में जवाब दिया कि मैं कभी भी कुंभा आपको मारना नहीं चाहती हूँ। तो कुंभा ने कहा कि अगर आप मुझे मारना नहीं चाहते हो तो जो षड्यंत्र रणमल पे मेरे पे अपनाना चाहता था, आप रणमल पे अपना दीजिए ना। तो भारमली इस बात के लिए राजी हो जाती है। और भारमली, मैंने कक्षा में कहा था, कहानी कही थी, बहुत अच्छी कहानी आपको याद है कि भारमली रणमल को मैसेज डालती है, मान लो फोन करती है कि भाई आप आज शाम 6 बजे मेरे से मिलने आना, आपने जो मुझे काम बताया था वो मैं आपको काम कर दूंगी। तो रणमल बहुत प्रसन्नचित होता है और रणमल जब प्रसन्नचित भाव से भारमली के पास जाने के लिए तत्पर रहता है तो भारमली भी ब्यूटी पार्लर में या सौंदर्य प्रशासन में जाकर अपना मेकअप वेकअप सब कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि रणमल मिलने वाला था। रणमल जैसे ही आता है, कुंदी जैसे गेट को बजाते हैं ना, तो भाई आपको पता है कि गीत आता है कि कुंदी ना सरकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो सीधे आ जाते हैं अंदर। जैसे अंदर आते हैं तो उसके सौंदर्य से अभिभूत रणमल देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बेहोश की हालत में आ जाते हैं। उसी समय शराब के अंदर जहर दे देती है किसको? रणमल को, और अपने सैनिकों के हाथों रणमल को मरवा देती है। और रणमल जब वहां मारा जाता है तो रणमल का जो बेटा था जोधा, वह जोधा भी वहीं उपस्थित था। तो जोधा से कहा जाता है कि जोधा भाग सके तो भाग थारो, रणमलियो तो मारे गयो। और जोधा वहां से भागता है, जो नीचे पार्किंग थी उस पार्किंग के अंदर से रॉयल इनफील्ड गाड़ी को लेता है, वहां से भाग जाता है। कुंभा उसके पीछे पीछे भागता है और कुंभा के पास स्कूटी थी तो स्कूटी रॉयल इनफील्ड गाड़ी को नहीं पकड़ सकती है, तो दोनों भाग जाते हैं। तो कुंभा के मध्य और उसी समय जोधा के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध को हम कहते हैं अरवली का युद्ध। और उस युद्ध में जोधा पराजित हो जाता है और जोधा पराजित होकर कहाँ चला जाता है? बीकानेर के काहुनी गांव में। बीकानेर के कौन से गांव में? काहुनी गांव में चला जाता है।
बीकानेर के काहुनी गांव में चला जाता है और जो कुंभा था वह कुंभा मंडोर पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है अपने ताऊ चूड़ा के सहयोग से, अपने ताऊ चूड़ा के सहयोग से मंडोर पे अधिकार कर लेता है और वहां पर अक्का सिसोदा, अक्का सिसोदिया सॉरी अक्का सिसोदिया, अक्का सिसोदिया तथा अक्का सिसोदिया तथा आहाड़ा हिंगोला, आहाड़ा हिंगोला, आहाड़ा हिंगोला को मंडोर का शासक नियुक्त कर देता है। तो ध्यान रखना, अरवली का युद्ध कुंभा और जोधा के मध्य जब जोधा जिलवाड़ा के शिविर से अपने पिता की मृत्यु की सूचना लेकर जब मेवाड़ को छोड़ के भागता है तो कुंभा उसका पीछा करता है। दोनों के मध्य जो युद्ध होता है उसे अरवली का युद्ध कहते हैं और अरवली का युद्ध लगभग 1438 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि 1438 ईस्वी में ही रणवल की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। विद्यार्थियों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक प्रश्न देखो, हर एक चीज की कहानी मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि क्लास में मैंने बहुत सारी कहानियां कही थी आपको, एक एक कहानी से इतिहास को ऐसे याद करवाया था कि अंगुलियों पे याद था सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ आता है कुंभा का जन्म। कुंभा का जन्म जो हुआ था वो 1423 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, मोकल था। इनके पिता का नाम क्या था, मोकल। इनकी माता का नाम क्या था, सौभाग्यवती, सौभाग्यवती इनकी माता का नाम था। इनका राज्याभिषेक 1433 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी उपाधि है इनकी लेकिन ध्यान रखना अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधि है इसको याद रखना। तथा एक ध्यान रखना, धीमान उपाधि। कौन सी उपाधि, धीमान, अत्यधिक बुद्धिमान, नरपति, गजपति, बहुत सारी उपाधियां थी, आपको सबको पता है। हिंदू सुल्तान था, धनुर्विद्या में निपुण, चाप गुरु, धन गुरु, यह बहुत सारी उपाधियां थी, आप सब लोगों ने समझ गया होगा। इसके बाद में कुंभा के सामने चाचा और मेरा का अंत समस्याएं थी, मेवाड़ के रणमल का बढ़ता प्रभाव, मालवा विजय और मेवाड़ गुजरात संघर्ष। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको इसमें कुंभा का इतिहास बता देता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो जल्दी आप लोग अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कुंभा का छोटा सा एक परिचय आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि कुंभा ने कैसे अपने राज्य को कैसे किया था, व्याख्यान के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ भाई, देखिए, हेलो, हाँ भाई, हमने कुंभा का परिचय देखा। ध्यान रखना, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, आराम से सुनने का प्रयास करना। कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल। और मोकल ने एक शिविर के अंदर, इनके सेनापति थे चाचा और मेरा। अब इनकी जो माँ थी वो खाती, जिसको अपन बोलते हैं खाती जाति से थी। तो एक बार शिविर में इन दोनों का माँ को लेकर अपमान स्वरूप अपमान कर देता है, इनकी माँ को लेकर इनका अपमान कर देता है। चाचा और मेरा जो है रणमल के बेखावे में आ जाते हैं और बेखावे में आकर हत्या कर देते हैं, किसकी, मोकल की। अब जैसे ही मोकल की हत्या होती है तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसका पुत्र था कौन, कुंभा। उस कुंभा के सामने सबसे बड़ी कोई समस्या थी तो चाचा व मेरा का अंत करना था, पिता के हत्यारे चाचा व मेरा का अंत करना। अब यहां क्या है कि जो मोकल था, एक मिनट, यहाँ जो मोकल था, इस मोकल का संरक्षक के रूप में रणमल कार्य कर रहा था।
रणमल क्या कर रहा था, यहाँ पर कार्य कर रहा था। और रणमल क्या करता है कि उस मेवाड़ के अंदर अपना प्रभाव जमाने के लिए जो मेवाड़ी सरदार थे उनको तो क्या कर देता है, हटा देता है, और उनके जगह पर मेवाड़ के अंदर राठौड़ी सरदारों की क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है। अतः मेवाड़ी सरदार भी नाराज थे किससे, रणमल से, और उन सरदारों को विश्वास था किसके ऊपर, कुंभा के ऊपर, कि अब कुंभा इस रणमल को मारवाड़ से हटा देगा। दूसरी समस्या क्या थी कि इस रणमल का मेवाड़ में जो बढ़ रहा प्रभाव था उसको क्या करना, कम करना। मालवा विजय, मेवाड़ गुजरात संघर्ष से सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही कुंभा राजा बनता है, राजा बनते ही सबसे पहले रणमल जो मारवाड़ का शासक था उसे अपनी सहायता के लिए बुलाता है कि हे मेरे पिता के मामा, अर्थात मेरे भी मामा श्री हो गए, आप मेरे पिता के हत्यारे चाचा व मेरा जंगल में छुपे हुए हैं, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। रणमल ये चाहता था कि मेवाड़ आज ही मुझे याद कर रहा है, मैं मेरी वीरता का परिचय दूंगा तो वापस मेवाड़ में मेरा क्या बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। रणमल आ जाता है और रणमल इस कुंभा की सहायता से चाचा और मेरा का क्या कर देता है, अंत कर देता है, क्योंकि ये कहाँ रहते थे, जंगल में। जब रणमल जंगल में चाचा मेरा का अंत करने जाते हैं तो रास्ते में जाते ही से एक बात याद आ जाती है कि जंगल में भील जनजाति रहती है और भीलों के सरदार की मैंने क्या की थी, हत्या। बोले तो किसने, रणमल ने हत्या की थी। अब भील मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं तो मैं इस जंगल में नहीं जाऊंगा। लेकिन रणमल अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, वह सीधा उसी सरदार, जिस भील सरदार की हत्या की थी, उसी के झोपड़े में चला जाता है और वहां जो उसकी पत्नी थी उस पत्नी को नमस्कार करता है, कि प्रणाम करता है, और कहता है कि मैं आप ही के पति का हत्यारा हूं, आप मेरे से युद्ध मैदान के अंदर ऐसी गलती होगी तो आप मुझे सजा दे दीजिए। उस जो भील सरदार की जो पत्नी थी उसने तो माफ कर दिया, लेकिन उसने कहा कि मेरे पुत्र आपको माफ नहीं करेंगे, वो आए उस समय आप छुप जाना। तो वो छुप जाते हैं। जब वो आते हैं तो कहते हैं कि यदि आपके पिता का हत्यारा आपके सामने हो तो आप क्या करो कि हम उसे मार दे, और अगर आपसे माफी मांगे तो सोचे भाई युद्ध मैदान है, युद्ध मैदान में कोई भी मर जाता है तो ऐसा तो हो सकता है। उसी समय वह बुढ़िया किसे बुला लेती है, रणमल को, और वो चारों भील बेटे जो थे उसके, उन्होंने रणमल को माफ कर दिया। और रणमल ने उन भीलों की सहायता से चाचा व मेरा को जंगल में खोज निकाला और उस चाचा व मेरा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। उसी समय इनका एक सहयोगी था जिसका नाम था महपा पंवार। क्या नाम था, महपा पंवार। यह महपा पंवार अपनी पत्नी के वेश धारण करके था, महिला का वेश धारण करके वहां से भाग जाता है और भागकर कहां चला जाता है, मालवा। कहां चला जाता है, मालवा। और मालवा का जो शासक था उस शासक के पास चला जाता है, ध्यान रखना, मालवा के शासक के पास चला जाता है, महमूद खिलजी के पास। अब विद्यार्थियों यहाँ एक ध्यान रखना, ये तो हो गया एक अंत। अब दूसरी बारी आएगी किसकी, रणमल की। अब रणमल को जब मारना चाहता है तो रणमल को पता लग गया कि कुंभा का प्रभाव यहाँ बढ़ रहा है, क्यों ना मैं कुंभा को मरवा दूं। और रणमल ने एक षड्यंत्र रचा, जो मैंने आपको कहा भारमली के हाथे षड्यंत्र रचा, लेकिन वो काम उल्टा हो गया, अर्थात भारमली ने ही रणमल को क्या कर दिया, मरवा दिया। उसके बाद में अरवली का युद्ध हुआ, मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में मालवा विजय, अर्थात जब महपा पंवार उनकी शरण में चला गया तो उसकी खबर कौन देता है, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। एक उमंग खां नाम का सेनापति था। कौन बेटा, उमंग खां नाम का सेनापति था। वह जो मालवा का शासक बना था, लेकिन उसके सेनापति ने महमूद जो खिलजी था उसने हटाकर वहां उसकी जगह पर बन जाता है। उसी समय वो उमंग खां कुंभा को सूचना देता है कि आपका पिता के हत्यारा महपा पंवार मालवा में शरण दे रखा है, अगर आप मुझे राज्य दे तो मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं। और कुंभा मालवा में जाता है, और मालवा के साथ मैं शॉर्टकट बता सकता हूं, पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो मालवा की विजय कर लेता है कौन, कुंभा कर लेता है। और मालवा विजय पे आपको पता है मेवाड़ गुजरात संघर्ष आपको पता है किसको लेकर हुआ था, नागौर के लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था, नागौर को लेकर। मेवाड़ और गुजरात में जो संघर्ष हुआ था वो किसको लेकर हुआ था, गुजरात को लेकर हुआ था। अब क्यों हुआ था गुजरात को लेकर, आपको सबको पता है कि गुजरात नागौर का जो शासक था वो कौन था, फिरोज खां। नागौर का शासक कौन था, फिरोज खां। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। नागौर का शासक कौन था,
फिरोज खां। अब फिरोज खां की क्या हो जाती है? मृत्यु। फिरोज खां की क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु होने पर इसका जो पुत्र था, इसका जो पुत्र था जिसका नाम क्या था? शम्स खां। क्या नाम था? शम्स खां। क्या नाम था बेटा? शम्स खां। क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। लेकिन उसी समय शम्स खां का जो शम्स खां का एक भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खां। क्या नाम था? मुजाहिद खां। मुजाहिद खां। ये मुजाहिद खां क्या करता है? इस शम्स खां को हटा देता है, और हटा देता है स्वयं क्या बन जाता है? नागौर का राजा बनता है। फिर समझो, नागौर का राजा कौन था? फिरोज का। फिरोज का की क्या हो गई? मृत्यु। मृत्यु होने के बाद पुत्र कौन? शम्स का। क्या बना? शासक। शासक बनते ही इसका भाई कौन? मुजाहिद का शम्स का को क्या कर देता है? हटा देता है। स्वयं कहाँ का शासक बन गया? नागौर का। अब शम्स का नागौर का राजा बनने के लिए सहायता मांगता है किससे? कुंभा से। किससे मांगता है? कुंभा से। और कुंभा कहता है कि मैं आपकी सहायता करूंगा, नागौर आपको पुनः दिला दूंगा, लेकिन इसकी दो शर्त है। एक तो आप नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार था पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे, और एक नागौर दुर्ग के जो चारों ओर खाई भरी हुई है उस पे क्या कर दोगे? रेत बरवा दोगे, तो आपको नागौर का राज्य मैं दे दूं, क्योंकि नागौर को कोई जीत नहीं सकता था। कुंभा की रणनीति थी कि कैसे भी मैं उसके चारों ओर जो खाई है वो भर जाए, मैं उसे क्या कर लूं? विजित कर लूं। और तो इसने कहा कि ठीक है, मैं इस शर्त का पालन करता हूं। और शम्स खां जब इस शर्त का पालन करता है तो नागौर पे आक्रमण करता है कौन? कुंभा। और मुजाहिद खां क्या कर देता है? हटा देता है। शम्स खां क्या बना देता है? राजा। साल बीत गए दो, शम्स खां अपनी शर्त का पालन नहीं करता है, तो कुंभा ने चढ़ाई कर दी किस पे? नागौर पे। अब नागौर पे चढ़ाई कर दी तो शम्स खां नागौर इस कुंभा से डरा और कहां भाग गया? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास। किसके पास? गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास भाग जाता है, और नागौर पे क्या हो गया? अधिकार। अतः ध्यान रखना विद्यार्थियों, शम्स खां को पराजित करके जब नागौर पर अधिकार किया किसने? कुंभा ने। इसी नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। कौन सा दुर्ग बनाया था बेटा? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। आपसे कोई पूछे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। कौन सी विजय पे करवाया था? नागौर विजय के उपलक्ष्य पे करवाया था। ये भी आपको याद रहा होगा, ठीक है कि नहीं है? इसके बाद में कुतुबुद्दीन शाह जब इसको शरण देता है तो कुतुबुद्दीन शाह चढ़ाई करता है किसके ऊपर? कुंभा के ऊपर। कुंभा उसे भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद मालवा के और गुजरात के दोनों शासकों के मध्य ताज खां के नेतृत्व में एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं चंपारण की संधि। और चंपारण की संधि जो होती है 1456 ईस्वी में, उस संधि के साथ दोनों की संयुक्त सेना आक्रमण करती है किस पे? कुंभा पे। लेकिन दोनों की संयुक्त सेना को कुंभा क्या कर देता है? पराजित कर देता है। विद्यार्थियों, सारी चीज तो मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, क्लास में सारी बातें बता दी थी। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? नागौर विजय के उपलक्ष्य में। नागौर में लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि नागौर का शासक कौन था? फिरोज का। फिरोज का की मृत्यु हो जाती है। फिरोज का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स का राजा बनता है, लेकिन उसके भाई मुजाहिद खान ने शम्स का को हटा देता है और स्वयं नागौर का राजा बन जाता है। शम्स का सहायता मांग ले जाता है किसके पास? कुंभा के पास। और कुंभा कहता है कि मैं दो शर्त के वजह, दो शर्त मानोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। पहला तो नागौर का जीर्णोद्धार नहीं कराओगे, और दूसरा नागौर के चारों ओर जो खाई है दुर्ग के चारों उस रेत में, उसमें रेत बर्बाद दोगे। शम्स खां ने कहा मैं ये बात को कर दूंगा। कुंभा ने चढ़ाई की मुजाहिद खां के ऊपर, मुजाहिद खां को हटा दिया, शम्स खां को राजा बना दिया। लेकिन शम्स खां राजा बनने के बाद कुंभा के द्वारा दी गई दो शर्तों का पालन नहीं करता है, तो कुंभा पुनः चढ़ाई करता है किसके ऊपर? नागौर के ऊपर। और नागौर पे चढ़ाई करता है तो शम्स खां वहां से भागकर गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है, और कुतुबुद्दीन शाह उसे जब शरण देता है तो नागौर पे कुंभा का अधिकार हो गया था। कुंभा विजय कर लिया नागौर को, और नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ में कौन सा दुर्ग बनाया बेटा? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। विद्यार्थियों, समझ में आया कि नहीं आया? सारी बातें तो नहीं आ सकती आपको समझ में, इस बात को तो मैं भी मानता हूं। आगे चलते हैं। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, तो आप लोग ध्यान रखना, नागौर विजय के उपलक्ष्य पे। कौन सी विजय के उपलक्ष्य पे? नागौर विजय के उपलक्ष्य पे इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा राजस्थानी ही नहीं बल्कि भारतीय शासकों में भी अग्रणी थे, ये कथन किस विद्वान ने कहा था? देखो, एक तो कुंभा का, एक तो ध्यान रखना, कुंभा के अंदर आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि, एक तो ये याद रखना, आवल बावल की संधि यह हुई थी 1453 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई थी? कुंभा वर्सेज जोधा के मध्य।
और ये इसका जो आवल बावल की संधि करवाने वाली थी वो कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। और इस आवल बावल संधि का मुख्य जो केंद्र था, मुख्य जो केंद्र था वह किसको बनाया था? तो मुख्य केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य केंद्र किसको बनाया था? सोजत को। किसको बनाया था? सोजत। सोजत कहाँ पड़ती है? पाली में पड़ती है। ठीक है विद्यार्थियों, एक तो ये प्रश्न याद रखना। एक इसके बाद में कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर जो विजय स्तंभ बनाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य पर। कौन सी विजय के उपलक्ष्य पर? सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य पर। जब मालवा पे चढ़ाई की थी तो ध्यान रखना 1437 ईस्वी के अंदर, 1437 ईस्वी में जो सारंगपुर विजय थी उस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से लेकर 1448 के बीच में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है कौन? कुंभा करवाता है। तो एक उस विजय का याद रखना, सारंगपुर विजय वाला। इसके अलावा चंपारण की संधि आपको याद रखना है और इसके अलावा उपाधियां आपको याद करना है। सारी बातें आपको बता दी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम में मैसेज टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, राजेंद्र सर गुरुकृपा। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ वहां डालने वाला हूँ। प्लीज विद्यार्थियों उन प्रश्नों को भी अगर आप पढ़ जाओगे, उन प्रश्नों को भी ढंग से आप देख लोगे तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग प्रश्नों का समावेश चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े और टेलीग्राम ग्रुप पे आप अगर मैसेज आपको मिलता है, मेरे नंबर वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ भाई, महाराणा कुंभा ने राजस्थान ही नहीं बल्कि भारतीय शासकों में से भी अगणितीय कथन किस विद्वान का है? विद्वानों का कथन पूछ लेता है तो ध्यान रखना ये केवल भारतीय इतिहासकारों में ही, अगर राजस्थान में ही नहीं थे, भारतीय इतिहासकारों में भी, इसको भारतीय इतिहासकारों ने भी कुंभा को बहुत अग्रणीय शासक की संज्ञा दी थी। ये कथन किसका है? हरविलास शारदा का। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? अभी तो मैंने आपको बताया कि गुजरात के संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था कि नागौर का शासक जो था शम्स उस शम्स ने अपनी शर्त का पालन नहीं किया तो कुंभा ने शम्स पे क्या किया था? आक्रमण किया था। तो शम्स नागौर को छोड़कर गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चले गए थे और कुतुबुद्दीन शाह ने शम्स को क्या दी थी? शरण दी थी। इस वजह से कुंभा के और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य क्या हो गया था? संघर्ष हो गया था और उस युद्ध के अंदर कुतुबुद्दीन शाह को वह बंदी बना लेता है और 6 माह तक क्या करता है बेटा? छोड़ देता है। इसके बाद में बात आती है नागौर विवाद। कौन सा विवाद बेटा? नागौर विवाद। ठीक है, आगे देखो। महाराणा कुंभा के समय दिल्ली में किन किन राजवंशों का शासन था? जितने मेरे से प्रश्न बने हैं कि हाँ मुझे ऐसे लग रहे हैं कि भाई इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द प्रश्न आने वाले हैं, वो प्रश्न तो मैंने आपको बताए हैं। तो बताइए महाराणा कुंभा के समय दिल्ली में किन राजवंशों का शासन था? तो सिंहद वंश और लोधी वंश दोनों का शासन था कुंभा के समय। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंभा के इर्द गिर्द जितने प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्मली तो आपको सबको पता है राज्याभिषेक कब हुआ, जन्म कब हुआ, मालवा विजय कब हुई, चंपारण की संधि कब हुई, आवल बावल की संधि कब हुई, अरवली का युद्ध, ये तो सब नॉर्मली है, ये तो याद रखना। लेकिन ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत कथन बताइए। महाराणा कुंभा को तबला वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी। कुंभा द्वारा रचित संगीत राज में 5 कोश। बताइए, पढ़िए इस प्रश्न को एक बार। हाँ पढ़िए इसको। महाराणा कुंभा को तबला वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी। कुंभा द्वारा रचित संगीत राज में 5 कोषों में विभक्त किया था। कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण श्रेष्ठी धरणक शाह ने करवाया था। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कामराज अतिसार 7 भागों में विभाजित है। बताइए भाई, बताइए। बिल्कुल यहाँ ये ध्यान रखना, तबला वाद्य यंत्र नहीं था, ये वीणा वाद्य यंत्र था। कौन सा वाद्य यंत्र बेटा? वीणा वाद्य यंत्र जो था उसमें, सॉरी, वीणा वाद्य यंत्र में ही दक्षता हासिल थी, न कि तबला वाद्य यंत्र में थी। तो ध्यान रखना और सारे कथन सही है, ये एक ही गलत है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कि तबला नहीं ये था। अब देखो संगीत राज कितने ग्रंथों में था? 5 में था। कौन कौन से में था? एक तो कौन सा था बेटा? पाट्य रत्न कोश। एक तो कौन सा था मैं आपको बता दूं, पाट्य रत्न कोश। 5 भाग थे, पाट्य रत्न कोश, पाट्य रत्न कोश। दूसरा दूसरा था गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश। तीसरा था रस रत्न कोश, रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। और चौथा था आपका वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। देखो कौन कौन से हो गए? पाठ्य हो गया, गीत हो गया, रस हो गया, इसके अलावा नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, सॉरी कोश हो गया, कोश। ये क्या थे? इसके 5 भाग थे, मैंने आपको बता दिया। पाट्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। ठीक है। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक
उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? तो ध्यान रखना बौद्धिक व कलात्मक, जैसे बसंतीगढ़ का दुर्ग का निर्माण, ध्यान रखना कुंभा ने बसंती दुर्ग बनाया था, बसंतगढ़ दुर्ग भी बनाया था। तो ध्यान रखना आपसे कोई पूछे बसंती दुर्ग का निर्माण, बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने सिरोही के अंदर करवाया था। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? कुंभा। कुंभा के दरबारी विद्वान, क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कुंभा का दरबारी विद्वान है या नहीं है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना कुंभा के दरबारी विद्वानों को भी ध्यान रखना, मंडन, नाथा, गोविंद, कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, कवि मेघ, कवियत्री, रामाबाई। प्रमुख ग्रंथ याद है आपको? नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कौन कौन थे। ध्यान रखना तूफान चाहे कितना भी हो विद्यार्थियों हाथ उठाए रखना, दलदल चाहे कितना भी हो पांव जमाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। जब तक आपको सफलता ना मिले, जब तक आपको कंप्लीट ना हो, प्लीज इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लेना, अच्छा लगे तो देखना। मैंने हर एक प्रश्न की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है और करीब करीब उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो तो मंडन कुंभा का दरबारी विद्वान था, नाथा, गोविंद, कान्हा व्यास, कवि मेघ और कवियत्री और रमाबाई उसकी पुत्री ही थी। ध्यान रखना रमाबाई कुंभा की पुत्री थी। इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत राज के कितने भाग थे? 5 भाग। कौन कितने भाग थे? 5 भाग। पाट्य रत्न कोश, रत्न रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। संगीत मीमांसा इनकी रचना है, संगीत रत्नाकर कुंभा की रचना है, संगीत रत्नाकर टीका, चंडी शतक, रसिक प्रिया और हरिवार्तिक, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, कामराज अतिसार। कामराज अतिसार के कितने भाग है बेटा? 7 भाग। कितने भाग है? 7 भाग है। प्रत्येक आपको याद करना है, संगीत राज, संगीत मिमाजा, संगीत रत्नाकर टीका, चंडी शतक, रसिक प्रिया, हरिवार्तिक, वाद्य प्रबंध, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, ये सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। निम्नलिखित में से असंगत कथन को छाटिए, कि इनमें से असंगत कथन छाटिए। देखो आपके संघा भी है ना संघा आपके? तो ठीक है, महाराणा संघा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ था। अगर यही पूछ ले पहला प्रश्न तो कि महाराणा संघा का जन्म कब हुआ था, भाई आपको पता है 1482 में तो हुआ था, लेकिन डेट आपसे पूछे तो विद्यार्थियों ध्यान रखना 12 अप्रैल। स्टार लगा लो, प्रश्न छप सकता है, स्टार लगा लो, वेरी मोस्ट कर लो, प्रश्न छप सकता है। ध्यान रखना ऐसे सो नहीं, उठो और कॉम पेन और कॉफी उठाओ और पेन और कॉफी में लिख दो जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रश्न तो आने वाला था, तो एक बार उसको भी अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। राणा संघा का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 24 मई को हुआ था। क्या? बिल्कुल हुआ था, 24 मई 1509 को राणा संघा का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा संघा के समय दिल्ली शासक महमूद लोदी थे। क्या महाराणा संघा के समय दिल्ली शासक महमूद लोदी थे? क्या यही गलत है? तो ध्यान रखना महाराणा संघा के समय दिल्ली के शासक कौन थे? सिकंदर लोदी। कौन थे? सिकंदर लोदी। फिर उसके बाद में जो बने थे वो बने थे इब्राहिम लोदी। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी जरूर थे, लेकिन महमूद लोदी उनके समय शासक नहीं थे। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी के अंदर हुआ था। क्या? बिल्कुल, ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी में ही हुआ था। बताओ किस किस के मध्य हुआ था? सांघा और मुजफ्फर शाह सेकिन के मध्य। सांघा और मुजफ्फर शाह सेकिन के मध्य। मुजफ्फर शाह सेकिन के मध्य। ध्यान रखना सांघा और मुजफ्फर शाह सेकिन के मध्य ये जो ईडर का युद्ध हुआ था 1520 ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसमें सांघा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सांघा की विजय हुई थी। विद्यार्थियों इसको भी ध्यान रखना, ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी में हुआ था और मुजफ्फर शाह सेकिन के मध्य हुआ था। आगे चलते हैं। सांघा द्वारा किए गए युद्ध, ध्यान रखना सांघा के द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध ये किए गए थे, बहुत सारे युद्ध किए गए थे, लेकिन कौन कौन से युद्ध किए गए थे? पहला आता है खातौली का युद्ध। अब खातौली का युद्ध होता है बेटा 1517 ईस्वी के अंदर। 1517 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था बेटा? एक तो सांघा थे, और सांघा वर्सेज कौन कौन थे भाई? ध्यान रखना इब्राहिम लोदी। किसके मध्य हुआ था बेटा? इब्राहिम लोदी के मध्य। तो ध्यान रखना सांघा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य ये हुआ था। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी का एक पुत्र था, उस पुत्र को क्या होते हैं? बंदी बना लेते हैं। पुत्र को क्या लेते हैं? बंदी। और बंदी बनाकर उसे क्या दिया जाता है? दंड। और फिर क्या कर दिया जाता है? उसे
छोड़ दिया जाता है, उसे क्या कर देते हैं भाई, दंड देकर उसे छोड़ देते हैं। और इसी इब्राहिम लोदी इसी खातूली के युद्ध में, ध्यान रखना विद्यार्थियों, खातूली के युद्ध में सांघा का एक हाथ और पैर में क्या लग जाता है, बाण लग जाता है, जिससे वह पैर से क्या हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, पैर से लंगड़ा किस युद्ध में हो गया था सांघा, पहले ही युद्ध में हो गया था, बोले तो खातूली के युद्ध में हो गया था। और इस खातूली के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी सुल्तान था, उसके पुत्र को सांगा बंदी बना लेता है और दंड देकर अथाह धनराशि देकर उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, सांगा का एक हाथ इसमें कट गया था, बायां हाथ इसमें कट गया था और पैर के अंदर बाण लग गया था, धनुष बाण, जिससे उसका पैर क्या हो गया था, पैर कट गया था, इससे पैर से लंगड़ा भी था वो। ठीक है, एक बात हुई। बात आती है बांडी व धौलपुर का युद्ध। यह भी बेटा 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, सांघा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, सांघा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगली बात आती है गागरोन का युद्ध। ध्यान रखना विद्यार्थियों, गागरोन का जो युद्ध हुआ था वो 1519 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1519 ईस्वी के अंदर। और गागरोन युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, सांघा और महमूद खिलजी सेकिन के मध्य। किसके मध्य हुआ था, सांघा वर्सेस महमूद खिलजी सेकिन के मध्य, महमूद खिलजी सेकिन के मध्य, महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। फिर आता है ईडर का युद्ध। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ईडर का युद्ध जो होता है वह 1520 ईस्वी में होता है। और किस किस के मध्य होता है, सांघा वर्सेज कौन थे भाई, ध्यान रखना, मुजफ्फर शाह। कौन थे, मुजफ्फर शाह। कौन थे, मुजफ्फर शाह सेकंड के मध्य, मुजफ्फर शाह सेकंड के मध्य। इन सभी युद्धों में सांघा की विजय, इसमें भी सांघा की विजय, इसमें भी सांघा की विजय, इसमें भी सांघा की विजय। बयाना का युद्ध 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में जो बयाना का युद्ध हुआ था उसमें किस किस के मध्य हुआ था, सांघा वर्सेज बाबर की सेना के मध्य। किसके मध्य, बाबर की सेना के मध्य। इसमें विजय कौन रहा था विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इसमें भी सांघाई विजय रहे थे। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 ईस्वी में। और 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च को, कौन सी मार्च को बेटा, 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 ईस्वी के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर सांघा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अर्थात कई तो इसे निर्णायक युद्ध कहेंगे, क्योंकि सांघा युद्ध मैदान के अंदर से भाग निकले थे, अर्थात चले गए थे घायल होने के बाद। अतः सांघा को बाबर जीत नहीं पाया था, तो हम इसे निर्णायक युद्ध की संज्ञा भी दे सकते हैं। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। बांडी धौलपुर का 1517 ईस्वी में सांघा व इब्राहिम लोदी के मध्य। सांघा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया जाता है, दंड देकर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन सांघा का इस युद्ध के अंदर एक हाथ और एक पैर कट जाता है, जिसमें लंगड़ा हो जाता है इस पैर में। बांडी धौलपुर के 1518 ईस्वी में सांघा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इसमें भी इब्राहिम लोदी हार जाता है, सांघा विजय हो जाता है। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में होता है, सांघा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य होता है। इसमें भी सांघा की क्या होती है, विजय होती है। ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी में होता है, सांघा और महमूद मुजफ्फर शाह सेकंड के मध्य होता है। इसमें भी सांघा की विजय होती है। बयाना का युद्ध 1526 ईस्वी में सांघा और बाबर के मध्य होता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के अंदर होता है, जिसमें सांघा युद्ध मैदान को छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, इसमें बहुत बड़ी कहानियां हैं, यहां भी कहानी है, यहां भी कहानी है, यहां भी कहानी है। अगर कहानी आपको सुननी है ना, तो पहले एग्जाम दीजिए, फिर कहानी आपको ढंग से कहानी के माध्यम से याद कराऊंगा। अभी आपके पास कहानी सुनने का टाइम नहीं है, अभी आपके पास केवल और केवल प्रश्नों को सोल्व करने का काम है। कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कैसे प्रश्नों को याद करना है, कहानी सुनिए, बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराणा सांगा ने अपने हितैषी करमचंद पंवार को कौन सी उपाधि दी थी, करमचंद पंवार को कौन सी उपाधि दी थी, सांगा ने रावत की उपाधि दी थी। सांगा की छोटी सी कहानी मैंने आपसे कही थी कि सांगा राजा कैसे बनता है। तो सांगा जब राजा बनता है तो उसके पिता, सांगा के जो पिता थे कौन थे भाई, बताओ जल्दी से, नहीं पता, अच्छी बात है। रायमल, रायमल के 3 पुत्र थे, सांघा, उड़ना पृथ्वीराज और जयमल थे। तो ध्यान रखना, उड़ना पृथ्वीराज सांघा को मारना चाहता था, बार बार मारना चाहता था। तो वह क्या होता है कि सांघा को एक आंख से काना कर देता है, और काना अर्थात अंधा हो जाता है। तो वो जंगल में चला जाता है, घायल अवस्था में जंगल में उसका इलाज करवाता है। कौन, करमचंद पंवार उसे देख रेख करता है। और करमचंद पंवार ने आपसे कहा था, करमचंद पंवार के साथ मिलकर जोधा क्या करता था, सांगा क्या करता था, चोरी डकैती का कार्य करता था। और एक बार मेवाड़ के अंदर किसी व्यापारी के घर में चोरी तक कर ली थी सांगा ने। और उस चोरी की सामग्री में जब बंटवारा चल रहे थे, तो सांगा को उस बंटवारे से कोई लेना देना नहीं था। थके हुए
एक वटवृक्ष के नीचे जब सो रहे थे तो एक सर्प ने उसके ऊपर जो धूप आ रही थी उस धूप से उसकी रखवाली की। तो ये दृश्य जब बंटवारी कर रहे थे, जब चोरी डकैती अर्थात कुछ लोग अपने जेब में डाल रहे थे, तो देखा तो सांगा की स्थिति देखा कि सांगा के ऊपर क्या था, सर्प फन फैलावे था। तो उसने कहा भाई पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे जब देखा गया तो सर्प सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं, धन वहीं का वहीं पड़ा रहता है। उसी समय कुछ एक साधुओं का टोला वहां से आ रहा था, उस टोली ने देखा हुआ क्या कि हमने एक फणधारी सर्प को देखा। साधुओं में एक ऋषि था, उसने सोचा ऐसे फनधारी किसी को दिखते नहीं है, चलो हम देखते हैं। उस समय सर्प वहां चला गया था, वो देखते हैं दृश्य तो कहते हैं कि ये तो मेवाड़ का, ये तो एक बहुत बड़ा सम्राट है, राजा है आने वाले समय का। तब करमचंद पंवार की आंखें खुलती है, करमचंद पंवार उसे क्या कर देता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, उसकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी आपके लिए समय नहीं है विद्यार्थियों, केवल आपको अभी मैं ये बता देता हूँ, रावत की उपाधि देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वागड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था? वागड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था सांगा का, उसमें किस सांगा का साथ किसने दिया था? वागड़ का। ये तो दिए तो सभी थे, लेकिन रावल उदय सिंह। वागड़ का कौन था? रावल उदय सिंह। वागड़ का कौन था भाई? रावल उदय सिंह। ध्यान रखना, जब सांगा घायल हो जाता है, इसमें उदय सिंह का प्रसंग क्यों दिया हूं, ध्यान रखना, जब सांगा घायल हो जाता है उसी समय वागड़ के उदय सिंह ये कहता है कि अब आप घायल अवस्था में हो गए हो, आपको युद्ध मैदान छोड़ देना चाहिए। और उसी समय इसको मुकुट जब पहनाया जाता है तो कहता है कि मैं मुकुट पहन के क्या करूंगा, मुझे मुकुट नहीं पहना। जब झाला मान को पहनाया जाता है, ध्यान रखना इस बात, सॉरी झाला बिंदा को पहना जाता है, सॉरी झाला सज्जा, हाँ हाँ। खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने वाले शासक कौन कौन थे? मारवाड़ का तो कौन था? मालदेव। याद कर लो इनको, मारवाड़ का माँ से माँ याद कर लेना, मारवाड़ का मालदेव, मारवाड़ का मालदेव। आमेर का कौन था? पृथ्वीराज कछवा। आमेर का कौन था? पृथ्वीराज कछवा। आमेर का पृथ्वीराज कछवा। सिरोही का कौन था? अखेराज सोनगरा। राय सिंह का कौन था? सलहदी तंवर। जगनेर का कौन था? अशोक परमार। गोगुंदा का कौन था? झाला सज्जा। इसी ने क्या दिया था भाई, ध्यान रखना, सादरी के झाला अज्जा, है ना। और नागौर का कौन था? खान ज्यादा। ईडर का कौन था? भारमल। बीकानेर का कौन था? कल्याणमल। वागड़ का कौन था? उदय सिंह। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। मेवात का कौन था? हसन का मेवाती। सलुम्बर का कौन था? रतन सिंह चुड़ावत। सादड़ी का कौन था? झाला अज्जा। और मेड़ता कौन था? झाला विरमदेव। और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी सांगा की तरफ से ही युद्ध लड़ रहे थे, ध्यान रखना। और सादड़ी के झाला अज्जा ने जो सांगा था उसकी घायल अवस्था में उसका मुकुट धारण करता है। कौन करता है भाई? झाला अज्जा मुकुट धारण करता है। कौन? झाला अज्जा। एक बार इसे वापस देख लीजिए, मारवाड़ का मालदेव, आमिर का पृथ्वीराज कछवा, सिरोही का खिराज सोनगरा, राय सिंह का सलदी तंवर, जगनेर का अशोक परमार, गोगुंदा का झाला सज्जा, नागौर का खानजादा, इडर का भारमल, बीकानेर का कल्याणमल, बागड़ का उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, मेवात का हसन का मेवाती, सोलुम्बर का रतन सिंह चुड़ावत, सादरी का साला अज्जा, मेड़ता का विरमदेव, रायमल, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध का सही क्रम दिखे तो ध्यान रखना, खानवा का युद्ध की बात आ रही है तो विद्यार्थियों ध्यान रहिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1500, सॉरी ब्लैक में कर देते हैं इसको, दिख नहीं रहा आपको, 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। और 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना, सबके अंत में तो कौन सा हुआ था? दिवेर का। तो देखो इसमें भी काट दो ऑप्शन, ये तो अंत में दिवेर दिवेर। पहला युद्ध कौन सा हुआ था? खानवा का। खानवा इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काटो, इसको काटो, इसमें है। तो ध्यान रखना, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा हुआ था? सारंगपुर, ये रहा। तीसरा हल्दीघाटी का युद्ध। चौथा कौन सा? दिवेर का युद्ध। डी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया इसमें? सही हो गया, बाकी सभी क्या इसमें गलत है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम चलते हैं इसमें। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी, ध्यान रखना, अफगान शासकों को महाराणा सांगा ने साथ दिए थे। एक तो महमूद लोदी को दिया था, एक हसन का मेवाती को दिया था, ये नहीं था। ठीक है कि नहीं है? ये तो शरण क्या था, ये तो यही था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। खातोली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या छांटना है भाई? असत्य कथन छांटना है। इस खातोली के युद्ध के बारे में अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था। इस प्रश्न का आंसर आप सब लोग जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर।
चलो भाई देखो, खातूली के युद्ध के विषय में निम्नलिखितों पर असत्य कथन बताइए। यह युद्ध सांघा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। कब हुआ था? 1517 ईस्वी के अंदर, ठीक है। खातूली मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। इस युद्ध में सांघा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। बिल्कुल ये बात भी सही है। राणा सांघा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। अभी ऊपर वाली क्लास में आपको, ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बता दिया था ये बात, तो ध्यान रखना। खातोली जो पड़ता है वो कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है। इस कारण ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के सामरिक महत्व नहीं रखता है। तो यही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और सारे बाकी सही है। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन कौन सा है? तो बी नंबर का प्रश्न क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे बताइए, हल्दीघाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से मानसिंह का सेनापति नहीं था। बहुत शानदार प्रश्न है। मानसिंह का सेनापति नहीं था, तो ध्यान रखना मानसिंह के कौन कौन सेनापति थे हल्दीघाटी युद्ध में? मानसिंह के सेनापति कौन थे और प्रताप के सेनापति कौन थे? ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं आपको इधर बता देता हूं, ऐड कर देते हैं इसमें। हल्दीघाटी युद्ध में जो मानसिंह था, उस मानसिंह के सेनापति कौन थे? मानसिंह के कौन कौन थे? ठीक है। और प्रताप के कौन कौन थे? ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो मानसिंह के तो कौन कौन थे, जल्दी से आप बताइए। तो मानसिंह के था आशब खां। कौन था भी? आशब खां मानसिंह का सेनापति था। हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह का सेनापति एक तो आशब खां था, दूसरा हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह का सेनापति बदायूनी खां था। कौन था बेटा? बदायूनी खां। कौन था? बदायूनी खां था। तीसरा जो था वो हल्दीघाटी युद्ध के अंदर सैयद हाशिम था। सैयद हाशिम, सैयद हाशिम हल्दीघाटी युद्ध के अंदर मानसिंह का क्या था? सेनापति था। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो सेहद बरदई, सेहद बरदई, सेहद बरदई भी क्या था? मानसिंह का सेनापति था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं गाजी खां, गाजी खां भी इसका शासक था, गाजी खां भी इसका सेनापति था। इसके अलावा हल्दीघाटी युद्ध में मुजाहिद खां भी इसका सेनापति था। मुजाहिद खां, नागौर वाला आ गया भाई, ध्यान रखना इस बात को, मुजाहिद खां आ गया। इसके अलावा मुजाहिद खां के अलावा कौन था? मियत्तर खां भी था। कौन था? मियत्तर खां। आपको सबको पता है मियत्तर खां के बारे में। हल्दीघाटी युद्ध में झूठी खबर पहनाने वाला कि अकबर स्वयं सेना सहित आ गया है, क्योंकि मानसिंह की सेना पूरी तरह पराजित हो चुकी थी। उसी समय मियत्तर खान ने झूठी खबर फैलाई थी कि कौन आ गया है? अकबर अपनी सेना, शाही सेना लेकर आ गया है, इस कारण आप लोग तैयार रहो, और झूठी खबर फैला देता है। ठीक है, ये सेनापति थे किसके? मानसिंह के हल्दीघाटी युद्ध में। तो कोई सा भी आपको याद करना। आसफ का कौन था? आसफ का, मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। आसफ खां कौन था? आसफ का कौन था? बदायूनी खां कौन था? बदायूनी खां। सैयद हाशिम, सैयद हाशिम, सैयद बरदई, सैयद बरदई। गाजी खां, मुजाहिद खां, मुजाहिद खां, और मियत्तर खां। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आसफ खां, बदायूनी खां, सैयद खां, सैयद बरदई, गाजी खां, मुजाहिद खां और मियत्तर खां, ये मानसिंह के सेनापति थे। किस युद्ध के अंदर? किस युद्ध के अंदर? हल्दीघाटी युद्ध में। इसके अलावा और कौन थे? तो ध्यान रखना, आमेर के कछवाहा शासक जगन्नाथ कछवाहा भी थे। ध्यान रखना, बीकानेर के लोणकरण भी इस हल्दीघाटी युद्ध के अंदर मानसिंह का सेनापति था। और जयपुर का माधो सिंह भी, जयपुर का माधो सिंह भी, जो माधो सिंह कौन था? मानसिंह का भाई था। मानसिंह का भाई माधो सिंह भी इस हल्दीघाटी युद्ध के अंदर मानसिंह का सेनापति था। तो ध्यान रखना, प्रताप के कौन कौन थे? तो ध्यान रखना, नरवर के रामशाह तोमर, नरवर के रामशाह तोमर महाराणा प्रताप के सेनापति नरवर के कौन थे? रामशाह तोमर। इसके अलावा और कौन थे? सलूम्बर के कृष्णदास, सलूम्बर के कृष्णदास, सलूम्बर के कृष्णदास, सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत। सलूम्बर के कौन थे भाई? कृष्णदास चुंडावत। इसके अलावा आमेट के रावत सांगा, आमेट, आमेट, आमेर नहीं, आमेट के रावत सांघा, आमेट के रावत सांघा भी किसके सेनापति थे भाई? प्रताप के सेनापति थे हल्दीघाटी के युद्ध में। इसके अलावा जालोर के मानसिंह तोमर, जालोर के मानसिंह सोनगरा, जालोर के मानसिंह सोनगरा, जालोर के मानसिंह सोनगरा। इसके अलावा और भी सेनापति थे, बदनौर के रामदास राठौड़, बदनौर के रामदास राठौड़, बदनौर के
रामदास राठौड़, बदनौर के रामदास राठौड़, ये भी प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में सेनापति थे। मेरपुर के राणा पुंजा, मेरपुर के राणा पुंजा, मेरपुर के राणा पुंजा, ये भी किसके सेनापति थे? हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के सेनापति थे। इसके अलावा जैसा चारण, चारण शासक था जैसा चारण, और हकीम का सूर, हकीम का सूर, ये किसकी सेना में थे भाई? मान प्रताप की सेना में सेनापति थे। मैंने आपको बता दिया है। मानसिंह की सेना में आसफ का, बदायूं खां था, सैयद बरदई था, सैयद हासिम था, मुजाहिद का था, गाजी का था, मेत्र का था, बीकानेर का लूणकरण था, जयपुर का माधो सिंह था, जगन्नाथ कछवा था। ये मानसिंह के सेनापति थे। यदि प्रताप के सेनापतियों की बात करते हैं तो नरवर का रामसा तोमर था, सलूम्बर का कृष्णजा चुड़ावत था, आमेट का रावत सांघा था, जालोर का मानसिंह सोनगरा था। इसके अलावा बंदौर का रामदास राठौड़ था, मेरपुर का राणा पूंजा था, जैसा चारण था, और हकीम का सूर थे। ये इसके सेनापति थे। देखिए भाई, हाँ ये प्रश्न था, हल्दीघाटी युद्ध में निम्नलिखित में से मानसिंह का सेनापति नहीं था। आमेर का बीकानेर का लूणकरण था, जयपुर का माधो सिंह था, जगन्नाथ कछवा, आमेट का रावत सांगा। ये तो किसकी तरफ था भाई? प्रताप की तरफ था। किसकी तरफ था? प्रताप की तरफ था। ध्यान रखना, मैं बहुत अच्छे प्रश्न आपके समकक्ष लेके आया हूं। विद्यार्थियों अपने प्लीज अपने साथियों के साथ शेयर करो। कल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल वाली हिंदी की क्लास होगी, वह भी आप इस क्लास से भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। हिंदी की क्लास, एक भी प्रश्न क्लास से बाहर नहीं जाएगा हिंदी के अंदर, देख लेना आप लोग। आगे देखते हैं। निम्नांकित में से हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। इस युद्ध में प्रताप के सैन्य दल का हरावल भाग का नेतृत्व कृष्णदास चुड़ावत रावत सांघा ने किया था। तो ध्यान रखना, हल्दीघाटी युद्ध के अंदर प्रताप के सैन्य दल के हरावल भाग का नेतृत्व कृष्णदास चुड़ावत तथा रावत सांघा ने किया था। रावत सांघा कहाँ के थे? आमेट के थे। ठीक है कि नहीं? कृष्णदास चुड़ावत कहाँ के थे? सलूम्बर के थे। तो ये बात तो दोनों सही है। जो भी कौन से भाग का नेतृत्व किए थे? हरावल भाग का नेतृत्व किए थे, बात सही है। मानसिंह के सैन्य दल का हल्दीघाटी युद्ध के अंदर मानसिंह के सैन्य दल का हरावल भाग का नेतृत्व आसफ खान ने और सेहद खान ने किया था। ये बिल्कुल बात सही है। ध्यान रखना, हरावल भाग होता है सेना के आगे आगे का भाग, और मध्य भाग फिर आता है चंद्रावल भाग। तीन भाग होते हैं, एक होता है हरावल सबसे आगे, फिर आता है मध्य भाग, और फिर आता है चंद्रावल भाग। हल्दीघाटी युद्ध के अंदर प्रताप के हरावल भाग में कृष्णदास चुड़ावत था और आमेर का रावत सांगा था, और मानसिंह का हल्दीघाटी युद्ध के अंदर जो हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? आसफ का और सेहद खाते। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के सैन्यदल चंद्रावल भाग का नेतृत्व पुरोहित जगन्नाथ तथा राणा पुंजा ने किया था। ये बात बिल्कुल सही है। पुरोहित जगन्नाथ तथा राणा पुंजा ने हल्दीघाटी युद्ध के चंद्रावल भाग का नेतृत्व किया था। तो गुरुजी मानसिंह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, चंद्रावल भाग का नेतृत्व मानसिंह ने किसने किया था? मेत्र खान ने। किसने किया था? मेत्र खान ने। किसने किया था? मेत्र खान ने। ध्यान रखना इस बात को। अकबर ने साहबात, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, अकबर ने क्या किया था? महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने दल भेजे थे? 4, जिसका ट्रिक आप सब लोगों को पता है, जमा भट्टो। किसको पता है भाई? जमा भट्टो, जमा भट्टो। अब आप कब कब भेजा था ये आपको याद नहीं है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां को। किसको भेजा था? जलाल खां। ठीक है। फिर भेजा किसको? मानसिंह को। फिर किसको भेजा था? मानसिंह को। मानसिंह के बाद में पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे कौन आया था? भगवंत दास। तीसरे नंबर पे कौन था? भगवंत दास। और चौथे नंबर पे कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। 4 नंबर हुए कि नहीं हुए? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, अब ये कब कब गए थे? तो ध्यान रखना, आप लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाओगे तो आप लोग घूमने जाओगे। अरे घूमोगे नहीं घूमोगे तो घर वाले से कहोगे कि हमने बहुत आज 4 5 6 महीने साल भर से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे और अब हमारा रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट, हम पास हो गए तो हम घूमने जाएंगे, और घर वाले आपको मना भी नहीं करेंगे। तो आप घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो? न्यूजीलैंड। कहाँ जा रहे हो? न्यूजीलैंड। कहाँ जा रहे हो? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड गए हो तो वहाँ किसी टैक्सी में तो घूमोगे नहीं, और वहाँ जाओगे और एक गाड़ी खरीदोगे वहाँ पर, और उस गाड़ी का नाम होगा ओडी। कौन सा? ओडी गाड़ी खरीदोगे। कौन सी गाड़ी खरीदोगे भाई? ओडी गाड़ी खरीदोगे। ठीक है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, अगर आप लोग
अगर आप लोग न्यूजीलैंड में जाओगे, ओडी गाड़ी खरीदोगे, तो ध्यान रखना राजस्थान से कोई गाड़ी खरीदते हो तो आरजे होता है, महाराष्ट्र से एमएच होता है, हरियाणा से एचआर होता है, दिल्ली से डीएल होता है। तो हरियाणा से आपने ओडी गाड़ी खरीदी तो उसका नाम न्यूजीलैंड में आपने खरीदा तो एनजे ओडी, एनजे ओडी। तो ध्यान रखना नवंबर के माह में तो कौन गए थे, ये जून में कौन गए थे, अक्टूबर में कौन गए थे भगवान दास, और दिसंबर में कौन गए थे, टोडरमल गए थे। इनके बाद में भी 5वें नंबर पे और भी जाते हैं, लेकिन आप तो यहाँ सीधा सा प्रश्न देखो, शाहबाद खान ने अकबर को कितनी बार भेजा था, 3 बार, 1577 में, 1578 में और 1579 के अंदर 3 बार गया था। और जाते ही शाहबाद खान ने किस पे अधिकार कर लिया था, कुंभलगढ़ पे। किस अधिकार कर लिया था बेटा, कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लिया था किसने, शाहबाद खान ने, ठीक है, 78 के अंदर अधिकार कर लेता है। आगे चलो, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी, तो राव जोधा के समय हुई थी। ध्यान रखना सामंत प्रथा की शुरुआत अगर पूछे तो चूड़ा के समय हुई थी। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत, देखा यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था, मारवाड़ में वास्तविक वास्तविक आना चाहिए था, यहाँ पर वास्तविक सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी किसके समय। अगर ये पूछे सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी वो तो चूड़ा के समय हुई थी, और वास्तविक सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी वो किसके समय हुई थी, जोधा के समय हुई थी। अब आप बात करते हो सर जोधा के समय कैसे हुई थी, ध्यान रखना अरबली के युद्ध के अंदर जोधा हार जाता है और काहोनी गांव में क्या होता है, शरण ले लेता है। अब वह क्या करता है कि जो मंडोर पे अपना अधिकार करना चाहता है, अब मंडोर पर अधिकार करने के लिए सीधा मंडोर पर आक्रमण करता है। तो एक बात बताओ, जब मंडोर बीच में है और उसके आसपास आसपास जो छोटे मोटे ठिकाने हैं उनको तो जीत नहीं रहा, सीधा मंडोर को जीत रहा है, तो हारी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मंडोर में जाएगा तो आसपास के जो ठिकाने वाले जो सामंत थे वो आक्रमण कर देते थे बीच से, तो बीच में घिर जाते थे, जोधा क्या हो जाते थे, हार जाते। बार बार ये हो रहा था। एक दिन क्या होता है कि मंडोर पे आक्रमण करके चढ़ाई करके जब पराजय हो जाता है तो रास्ते में उसे भूख लग जाती है और एक खेत में रुक जाते हैं। अब खेत में एक झोपड़ी बंदी हुई थी, जाट का खेत था। वो कहता है कि मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाना दोगे। अब पहले के राजाओं को कौन देखते थे, कोई नहीं जानता था कि हमारा राजा है, ठीक है कि नहीं है। तो जाट ने जाटनी से कहा कि भाई हम मेहमान आया है उसके लिए क्या बनाओ कुछ खाना। जाटनी अंदर रसोई में खिचड़ी बना रही थी, तो उसने खिचड़ी दिला, आज खिचड़ी है तो मेहमान है खिचड़ी परोस देंगे। अब राव जोधा जो थे वो हट्टे कट्टे शरीर से थे, तो उन्होंने एक बड़ा थाल लिया परात के जैसा और वो खिचड़ी किसको परोस दी, राव जोधा को परोस दी। राव जोधा बहुत भूखे थे, उसने आओ देखा ना ताओ सीधे परात के बीचों बीच में हाथ दे दिया। अब एक बात बताओ, बीच में आप खिचड़ी के हाथ दोगे तो क्या होगा, जलेगा ना। क्यों, क्योंकि हम खिचड़ी को क्या करते हैं, किनारों के लगा लगा के ठंडी करके खाते कि नहीं खाते। अब आप बीच में हाथ दे तो गर्म है, जल गया। वो दृश्य देख रही थी कौन, जाट नहीं देख रही थी। उसने कहा कि आप भी हमारे जोधा जी को ही गए हो। अब जोधा खुद सोचा जोधा जी को गए हो, बोला कैसे, कि हमारे जो राव जोधा साहब है ना वो मंडोर को जीतने के लिए सीधे मंडोर पे आक्रमण करते हैं। ऐसा नहीं, उनके पहले उनके साइड में जो आसपास में जो छोटे छोटे सामान था उनको जीते, बाद में मंडोर को जीते। ऐसे ही आप किनारों से तो खिचड़ी खाने रहे हो, सीधे बीच में जाकर ही क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो हाथ तो जलेंगे ही, अर्थात पराजय होगी। तो जोधा के उस समय आंख में भाई हम ही क्या है, जोधा ही है, अर्थात मैं जोधा हूं। तो बोला हमसे गलती होगी, हमें पता नहीं था आप जोधा हो। लेकिन जोधा ने उसी तरीके से धीरे धीरे एक 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 छोटे मोटे सामंतों को जीता और जीत के किसी चढ़ाई कर दी मंडोर पे। मंडोर का शासक उस समय प्रशासक किसके पास था, अक्का सिसोदिया और अहाड़ा हिंगोला के पास। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जोधा ने जो मंडोर जीता था वो किससे जीता था, अक्का सिसोदिया और अहाड़ा हिंगोला से मंडोर को जीत लिया। मंडोर से अपनी राजधानी किसको बनाया, मेहरानगढ़ को बनाया। और मेहरानगढ़ को बनाने के बाद वहां अपना एक सुरक्षित दुर्ग बनाने का सोचा। तो मसूरिया पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाने का सोचा। तो मसूरिया पहाड़ी पर जब दुर्ग नहीं बन रहा था तो ध्यान रखना चिड़िया टूक पहाड़ी उसके पास में थी। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पे एक बार घूमने, मसूरिया पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस समय चिड़िया टूक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जोधा घूमने फिरने गए हुए थे और वहां पर एक बकरी थी और बकरी के सामने एक शेर खड़ा था। ये दृश्य देखा किसने, जोधा ने। तो जोधा पेड़ के नीचे ऐसा पेड़ के पीछे छुप गया, दृश्य देखने लग गया। जो बकरी थी वो सीधी देख रही थी किसकी तरफ, शेर की तरफ। ऐसे भग नहीं रही थी, मुकाबला करने के सोचे थी, मरूंगी तो सही लेकिन मेरे सींग से शेर की आंख में डालकर उसे फोड़ के तो जाऊंगी, अतः उसे भी तो अध मरा तो करके जाऊंगी, मरूंगी तो मैं भी भाग के कहाँ जाऊंगी, अभी पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही आक्रमण हुआ और बकरी ने अपने सींग किस में चुबो दिए, उसकी आंख में। और पता है आंख में चुभते दोनों आंख बंद होती है। जो शेर था वो घायल हो गया, बकरी वहां से भाग गई भाई साहब, और खुशी हो गई उसको।
ये दृश्य जब देखा तो जोधा सोचा कि एक बकरी एक शेर को मुकाबला करके उसे पराजित कर सकती है, तो मैं ये पहाड़ी में वास्तव में कुछ विचित्र बात है। तो मसूरिया पहाड़ी से हटाया, चिड़ियाटोक पहाड़ी पर किसका निर्माण किया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में किया। अगर विक्रम संवत पूछे तो 1515 विक्रम संवत आएगा, विक्रम संवत पूछे तो 1515 आएगा, और अगर ईस्वी पूछे तो 1459 ईस्वी में आएगा। करणी माता के आशीर्वाद से कुंभलगढ़ दुर्ग सॉरी जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कब रखी थी? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को विक्रम संवत 1515 ईस्वी को, और ईस्वी सॉरी 1515 विक्रम संवत को, और ईस्वी पूछे तो 1459 ईस्वी को। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। पहले कहां निर्माण हो रहा था? मसूरिया पहाड़ी पर हो रहा था। मंडोर से राजधानी किसको बनाया? मेहरानगढ़ को बनाया। मंडोर में किसको विजित किया था? अक्का सिसोदिया और अहाड़ा हिंगोला को। किसने? जोधा ने। अतः छोटे छोटे सामंतों को जीतकर अधिकार किया मंडोर पे, तो सामंत किसके अंडर में काम करने लगे? जोधा के अंडर में। तो बताओ वास्तविक सामंत प्रथा की शुरुआत किसके समय हुई? जोधा के समय हुई। मैं मानता हूं कि कुचुड़ा के समय भी ये शुरुआत हुई थी, लेकिन वास्तविक शुरुआत अगर पूछे तो जोधा के समय हुई थी। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। अगर सामंत प्रथा की शुरुआत पूछे तो चूड़ा के समय, वार्षिक शुरुआत पूछे तो जोधा के समय। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी थी? यही आ गया प्रश्न। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, विक्रम संवत पूछे तो 1515, और ईस्वी पूछे तो 1459 ईस्वी। चलो, हरमाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये तो आपको कहानी बहुत सारी बताई हुई है मैंने कि एबीसी याद है तुम लोगों को? अरे स्वरूप दे एबीसी, और स्वरूप दे से प्रेम विवाह किया था मालदेव ने, और एबीसी पसंद आई जब मालदेव को, तो एबीसी भग गई थी किसके साथ? उदय सिंह के साथ। दोनों में विवाद हो गया था, ठीक है, वो बातें बाद में करेंगे। तो ये ध्यान रखना, 1557 ईस्वी के अंदर हुआ था हरमड़ा का युद्ध, मालदेव और उदय सिंह के मध्य हुआ था। मालदेव और उदय सिंह के मध्य। मारवाड़ का तो कौन था? मालदेव। मेवाड़ का कौन था? उदय सिंह था, ठीक है। अब ज्यादा बातें नहीं करने वाले हैं। राम मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजा, राव मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजा किसने कहा था? तो ध्यान रखना, अबुल फजल ने और निजामुद्दीन ने। अगर मैं बात करूं अबुल फजल की और निजामुद्दीन दोनों की बात करूं, तो अबुल फजल ने तो क्या कहा था? हसमत वाला शासक। अबुल फजल ने मालदेव को क्या कहा था? हसमत वाला शासक। बोले तो पारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक। अबुल फजल ने और निजामुद्दीन ने मालदेव को कौन सी संज्ञा दी थी? हसमत वाला शासक की संज्ञा दी थी। फरिश्ता ने जो संज्ञा दी थी वो क्या दी थी? ध्यान रखना, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक। 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 सबसे शक्तिशाली शासक। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसी को कहा जाता है? तो मालदेव को कहा जाता है। किसने कहा था? फरिश्ता ने। बची बात किसकी? बदायूनी ने। तो बदायूनी ने जो संज्ञा दी थी मालदेव को, वो क्या कहा था? मालदेव भारत का महान पुरुषार्थी राजा है। किसने कहा था? बदायूनी। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने तो कहा था हसमत वाला शासक, फरिश्ता ने कहा था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, और बदायूनी खान ने कहा था भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। तीनों की बातें मैंने आपको बता दी है। मालदेव ने अपने पुत्र राम को कहाँ की जागीर दी थी? ध्यान रखना, जब मालदेव बीमारी के कारण चारपाई को पकड़ लेता है, ताखैया पकड़ लेता है, तो राम जो होता है वो एक घोषणा करता है कि मैं भी मेरे बाप के चरण कमलों पे चलना चाहता हूं। तो सभी सेनापति राजी हो जाते हैं कि भाई बाप के चरण कमलों पे चल रहे हो तो इससे बड़ी क्या बात होती है? कि बोला वो कैसे? कि जैसे मेरे बाप ने मेरे बाप ने अपने बाप को मारा था, वैसे ही मैं भी मेरे बाप को मारकर क्या बनाऊंगा? राजा बनूंगा। इस बात का पता लग जाता है किसको? मालदेव को। और मालदेव राम को अपने दरबार में आने के लिए बंद कर देता है। जब राम बार बार आने की गुजारिश करता है तो कहता है कि आपको क्या चाहिए? जागीर चाहिए, उसको दे दो। कहाँ की? दोज गुंदोज की जागीर दे दीजिए और यहाँ से उसे भगा दीजिए। अतः राम मारने वाला था मालदेव को, ठीक है कि नहीं? इसकी कहानी भी मैंने आपको कह चुका हूं, सुन लेना इसको। कुंदोज।
राजा मानसिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? मानसिंह का जन्म 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को मोजामाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही है। अकबर ने मानसिंह को 1585 ईस्वी में काबुल का सूबेदार बनाया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। मानसिंह ने 1587 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था, ये बात भी सही है। अतः सारी की सारी बातें ही क्या है इसमें सही है। मानसिंह के संदर्भ में सारी बातें क्या है बेटा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत लंबी क्लास होने वाली है, आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए, ऐसे जाना नहीं है, क्योंकि अच्छी क्लास लग रही है आप लोगों को, तो एक बात जरूर अपने साथियों के साथ जरूर करें। मानसिंह बंगाल का सूबेदार कब होता है? तो 1500 भाई 1594 ईस्वी में। कब? 1594 ईस्वी में। इन प्रश्नों को तो आप ढंग से याद ही कर जाना भाई। सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों के समय शासन किया था? 7 मुगल बादशाहों के समय शासन किया था। देवारी समझौता अमर सिंह सेकंड के समय हुआ था। मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड के मध्य हुआ था, जिसमें मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह, 3 थे। जयपुर का जय सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह और मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ का तो कौन था? अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड। ठीक है। मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। मारवाड़ का कौन था बेटा? अजीत सिंह। और जयपुर का कौन था? जय सिंह। सॉरी, जयपुर का कौन था? जय सिंह। जयपुर का कौन था बेटा? जय सिंह था। ये लो भाई, ठीक है। ये 1708 ईस्वी में। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा सम्मेलन में किस राजपूत राजा ने भाग लिया था? बीकानेर के जोरावर सिंह ने भाग लिया था, बूंदी के दलील सिंह ने भाग लिया था, किशनगढ़ के राज सिंह ने भाग लिया था, करौली के गोपाल पाल ने भाग लिया था। करौली के गोपाल पाल ने भाग लिया था। करौली का कौन था? गोपाल पाल। करौली का कौन था भाई? गोपाल पाल। और कोटा का कौन था? दुर्जन साल। कोटा का कौन था? दुर्जन साल। कोटा का कौन था? दुर्जन साल। ये लो भाई, ध्यान रखना। हाँ, जो हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई, पहली बात तो ये डेट पूछा जा सकता है, हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? मेवाड़ के अंदर हुआ था। इसमें कौन कौन लोगों ने भाग लिया था? बीकानेर के जार, इसकी बताया था मैंने आपको क्यों हुआ था ये हुडा सम्मेलन, कि सभी राजपूत राजा एकत्रित होकर एक साथ एक पक्ष में आवाज उठाएंगे, किसके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ। लेकिन ये एकत्रित नहीं हुई थी, डेट तो निश्चित हो गई थी लेकिन आया कोई नहीं था। तो ध्यान रखना, गोपाल सिंह था, दुर्जन सिंह था, किशनगढ़ का राज सिंह था, बूंदी का दलेल सिंह था, बीकानेर का कौन था? जोरावर सिंह था। ठीक है। जयसिंह ने रामाचार्य की उपाधि किसे दी थी? अगरदास। आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया था? तो ध्यान रखना, नीमच में कर दिया था। कब किया था? 8 अगस्त को किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1860 ईस्वी में। 8 अगस्त 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह जो चंपावत था उसने अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद में उसकी तो जो टेलर आयोग गठित होता है, टेलर आयोग के अंदर कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ये सारी बातें आप लोगों को याद है, आप लोगों ने तैयारी कर रखी है कंप्लीट। हर एक चीज आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ इन प्रश्नों के इर्द गिर्द आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को एक बार नहीं 2 बार देख ले, 2 की स्पीड में देख ले, लेकिन देख के जरूर जाना है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में टोंक रियासत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, बिल्कुल सही है। टोंक की स्थापना अमीर खां पंड्याली ने की थी, बिल्कुल सही है। टोंक ऐसी रियासत है जहां की महिलाओं ने भी इस क्रांति में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। क्रांति के समय टोंक के नवाब शहादत खां थे, ये गलत है। टोंक के नवाब शहादत खां नहीं थे। टोंक के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला। ठीक है। डोंगजी और जवार जी का संबंध किस जिले से है? सीकर से है, डाकू थे भाई। चेलावास के युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। 2 युद्ध हुए थे, एक तो चेलावास का युद्ध हुआ था और एक कौन सा हुआ था भाई? अरे 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। चेलावास के युद्ध 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें लॉरेंस तथा मैकमोसन की संयुक्त सेना द्वारा लड़ा गया था, जिसमें इस कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई थी? विजय हुई थी। सूर्यमल मिश्र ने इस युद्ध को गोरे व काले का युद्ध कहा था, बिल्कुल ये बात भी सही है। सूर्यमल मिश्र ने चेलावास के युद्ध को गोरे व काले का युद्ध कहा था। किसने कहा था?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा था? सूर्यमल मिश्र ने। इस युद्ध में अहुआ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन की गर्दन को टाक काट कर अहुआ के किले पर लटका दी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सारी की सारी बातें ही क्या है इसमें सही है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, तीनों के तीनों प्रश्न सही है, याद कर जाना इन लोगों को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सबको पता है 28 मई 1857 को। कहां हुई थी? नसीराबाद में। कहां हुई थी? नसीराबाद अजमेर के अंदर। तो नसीराबाद अजमेर के अंदर, नसीराबाद अजमेर में, सॉरी, नसीराबाद अजमेर में 28 में 1857 को बख्तावर खां के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक कौन थे? बूंदी के शासक कौन थे? ध्यान रखना कौन कौन थे, यहाँ आप सब लोगों को ध्यान रखना, जिसमें मैं आपको एक एक बता देता हूँ। यहाँ बता देता हूँ आपको। मेवाड़ का राजा कौन था? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का राजा कौन था? स्वरूप सिंह। मारवाड़ का राजा कौन था? मारवाड़ का राजा कौन था? तख्त सिंह। मारवाड़ का राजा कौन था? तख्त सिंह। ध्यान रखना। जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। अगर आपसे कोई पूछे कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। इसके अलावा आपसे कोई पूछे भरतपुर का राजा कौन था? तो भरतपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह। कौन था? भरतपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह। इसके अलावा आपसे कोई पूछे झालावाड़ का राजा कौन था? झालावाड़ का राजा कौन था बेटा? पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का राजा कौन था? पृथ्वी सिंह। इसके अलावा करौली का राजा कौन था? मदन पाल। करौली का राजा कौन था? मदन पाल। करौली का राजा कौन था? मदन पाल। इसके अलावा आपसे कोई पूछे धौलपुर, धौलपुर का राजा कौन था? भगवंत सिंह। कौन था? सॉरी, धौलपुर का राजा कौन था? भगवंत सिंह। धौलपुर का राजा कौन था? भगवंत सिंह। धौलपुर के बाद में जो अगली रियासत थी बीकानेर, अलवर। अलवर का राजा कौन था? अलवर का राजा कौन था? बन्ने सिंह। कौन था? बन्ने सिंह। इसके अलावा बीकानेर का राजा कौन था? बीकानेर का राजा कौन था? सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। इसके अलावा बांसवाड़ा का राजा कौन था? जैसलमेर का राजा कौन था? रणजीत सिंह। जैसलमेर का राजा कौन था? रणजीत सिंह। इसके अलावा बांसवाड़ा का राजा कौन था? बांसवाड़ा का राजा कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा का राजा कौन था? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का राजा कौन था? उदय सिंह। डूंगरपुर का राजा कौन था? उदय सिंह। ठीक है। और बूंदी का राजा कौन था? बूंदी का राजा कौन था? राम सिंह। बूंदी का राजा कौन था? राम सिंह। सिरोही का राजा कौन था? शिव सिंह। सिरोही का राजा कौन था? शिव सिंह। सिरोही का राजा कौन था? शिव सिंह। ठीक है। इसके अलावा किशनगढ़ के राजा कौन थे? किशनगढ़ के राजा कौन थे? पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। ये लो भाई, अब बूंदी के राजा बोल रहे हैं तो कौन आ गया भाई? राम सिंह। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। प्रतापगढ़ का पूछे तो दलपत सिंह था। ठीक है, देख लेना आप लोग। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 ईस्वी को किस छावनी में विद्रोह हुआ था? तो ध्यान रखना, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह सैनिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? नीमच में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीमच में हुआ था। सीकर युद्ध में तात्या टोपी की पराजय के बाद, छोड़ो इस प्रश्न को, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। ये थोड़ा सा अलग हो गया, राम सिंह द्वितीय था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? 600 सैनिक छावनी थी। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, देवली भी था, एलिमपुरा भी था, आहुआ नहीं था, खेरवाड़ा। ध्यान रखना, आहुआ कोई सैनिक छावनी नहीं थी। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय कोटा के क्रांतिकारियों द्वारा किस डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी? तो ध्यान रखना, मेक मोशन के दो पुत्र थे, ऑर्थर और
एक और था वॉटसन, तो ये तो थे, लेकिन डॉक्टर शेल्डर थे। डॉक्टर कौन थे, क्या पूछ रहा है ये, डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर कौन थे, तो डॉक्टर शेल्डर थे। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपके 2-4 प्रश्न और रहे हुए हैं, जैसे एकीकरण का जो प्रश्न है मैंने इसमें नहीं दिया है, तो विद्यार्थियों कल की जो क्लास होगी उसमें एकीकरण के प्रश्न भी होंगे। अगर आप एकीकरण के प्रश्न देखना नहीं चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े और कमेंट करिए, या अपने यूट्यूब जहां आप देख रहे हो उसमें कमेंट करो। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आपको एकीकरण के प्रश्न भी जो एग्जाम के इर्द गिर्द आने वाले प्रश्न हैं वो हम आपको देने वाले हैं। आज ही आप लोग अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जो भी चीज़ की आवश्यकता हो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।